बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। खवातीन और हज़रात, पूरे पाकिस्तान में एक ही शोर है, पानी पानी पानी। बड़े कहते थे वर्ल्ड वॉर 3 पानी पे होगी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक वॉर शुरू हो गई है कैनाल्स यानी पानी के ऊपर ही। कैनाल्स के मामले पर वफाक और सिंध आमने सामने है और यह मामला मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी ताज़ा मिसाल आज सेनेट के इजलास में वाज़े नजर आई, जहां अपोजिशन ने पानी पर डाका नामंजूर के नारे लगाए। इजलास में अपोजिशन की जानिब से शदीद नारेबाजी और हंगामा आराई की गई। अपोजिशन की जानिब से कोरम पूरा ना होने की निशानदेही की गई और पीपल्स पार्टी की सियासत नामंजूर के नारे भी सुनने में आए। चेयरमैन सेनेट ने भी अपोजिशन अराकीन पर बरहमी का इजहार किया और ऐवान की कार्रवाई में खलल ना डालने की अपील की, मगर अपोजिशन अराकीन बाज ना आए और नारेबाजी का सिलसिला जारी रखा गया। आपको बताएंगे कैनाल्स के मामले पर मजीद बात करें तो वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से राब्ता किया है और बातचीत के जरिए मसले का हल निकालने पर जोर दिया और उन्होंने राब्ता JUIFA से भी किया है, GDA रहनुमा से भी किया है, स्पेशली जैन शाह साहब से किया है। तो यकीनन ये राब्ते बड़े इंपॉर्टेंट है। अपने दो टुक मौकिफ पर वफाक कायम है इस वक्त। वजीर आला सिंध ने भी साफ कह दिया है कि जब तक वफाक कैनाल्स के मामला नहीं रोकता उस वक्त तक कोई बात नहीं होगी। सिंध की कॉम्परस जमातों के अलावा पीपल्स पार्टी, JUIFA और वकला बरादरी, खास तौर पर वकला बरादरी भी नहरों के मामले पर सरापा एहतजाज है। वकला की जानिब से खैरपुर बाईपास पर जारी धरने से 2000 से ज्यादा हैवी गाड़ियां इस वक्त सिंध और पंजाब के संगम पर बॉर्डर पर फंसी हुई हैं, जिनमें अक्सरियत पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई करने वाले टैंकर्स की है, क्योंकि कराची में बड़े पैमाने पर ऑयल रिफाइनरीज पाई जाती हैं, जिसकी वजह से सूबे भर में पेट्रोल की किल्लत का खदशा बढ़ गया है। स्पेशली पंजाब में बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती है, बल्कि कराची बार की अपील पर आज अदालती कार्रवाई का मुकम्मल बॉयकॉट भी किया हुआ है। यकीनन वकला का एहतजाज इस वक्त पुरजोर तरीके से जारी है। JUIFA ने भी कैनाल्स को लेकर तहरीक चलाने और जल्द से करने का ऐलान कर दिया है, जबकि PTI पहले ही इस मुतनाज़े कैनाल को लेकर कौमी असेंबली में मजम्मती करारदाद जमा करा चुकी है। पीपल्स पार्टी 25 तारीख को दोबारा पावर शो करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद के जलसे में कैनाल्स के मामले पर हुकूमत से अलग होने का वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं, लेकिन नहरों को लेकर वफाकी हुकूमत पर दबाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रिस्पॉन्स वैसा नहीं आ रहा है। विफाक क्या इस प्रोजेक्ट को रोकने पर आमादा हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यकीनन गंदम के हवाले से भी मरियम नवाज साहिबा ने जो 110 अरब रुपए का पैकेज दिया है, उसको भी हम आज के प्रोग्राम में तफसीलन डिस्कस करेंगे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, क्योंकि आज मेरे साथ कमाल मेहमान हैं। कराची स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक MPA हैं, GDA रहनुमा हसनैन अली मिर्जा साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मिर्जा साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, जज़ाकल्लाह खैर। टेलीफोन लाइन पे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरफराज मेतलो साहब, प्रेसिडेंट सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। यकीनन वकीलों का एहतजाज बहुत ताकत से बढ़ता जा रहा है, 5वां रोज है आज, 2500 के करीब गाड़ियां फंसी हुई हैं। मेतलो साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे शुरू करना चाहूंगा सरफराज साहब, इस वक्त जो आप एहतजाज कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आपके 72 घंटों के अल्टीमेटम से कोई प्रेशर पीपल्स पार्टी या विफाकी हुकूमत पर आया है? क्योंकि आपने कहा था कि हम रेलवे ट्रैक्स ही 72 घंटों के बाद ब्लॉक कर देंगे, और जो राना सनाउल्लाह साहब JUIFA से भी राब्ते कर रहे हैं, GDA रहनुमाओं से भी राब्ते कर रहे हैं, क्या वकला रहनुमाओं से उन्होंने राब्ता किया? आपसे कोई राब्ता किया सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जदई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से आज बशीर मेमन जो मुस्लिम लीग नून सूबा सिंध के सदर हैं, हम कोई धरना नहीं हटाएंगे और हमारी जो ये रेजिस्टेंस है ये दिन ब दिन हम उसको बढ़ाते जाएंगे। तो मैं उनकी इस पेशकश का खैर मकदम करता हूं और हम अनकरीब एक कमेटी तश्कील देंगे वकला की, जिसको हम भेजेंगे कि वो डायलॉग करे और सिंध के अंदर हम कोई कारपेट फार्मिंग नहीं होने देंगे। सर, एक सवाल जो आपसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा होगा, आप वकला ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं? आपने तो अदालती मामलात के ऊपर ऐसा एहतजाज नहीं किया जिस तरह इस वक्त आप कैनाल्स के मामले पे कर रहे हैं। इतनी सारी गाड़ियां जानवरों की फंसी हुई हैं, कोयला है, उसके अंदर आग लग रही है, लोग फंसे हुए हैं, एम्बुलेंसेज। यकीनन लोग आपसे पूछ रहे होंगे कि क्या है आपके लिए, क्या है, कोई टारगेट है, कोई मफाद है आपका इस एहतजाज में? मेथलो साहब। जतोई साहब, हमारा कोई टारगेट नहीं है, कोई मफाद नहीं है, और ये वकला खाली सिंध के नहीं है। मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, खैबर पख्तूनख्वा बार एसोसिएशन, पंजाब हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बलूचिस्तान बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, सिंध की तमाम बार एसोसिएशन
और बार काउंसिल, ये सब इस मौक़िफ़ पे यकराय है कि कोई कैनाल नहीं बनना चाहिए और कोई कारपोरेट फार्मिंग नहीं होनी चाहिए। हमारा ये लोगों के हकूक के लिए ये पहली बार नहीं है कि वकला उठे। आप अगर थोड़ा माजी में जाके देखें तो MRD की तारीख में सबसे सफ़े अव्वल पे वकला थे। उसके बाद चूंकि उस वक्त इतना मीडिया का दौर नहीं था तो वो उस तरह से हकायक डॉक्यूमेंट नहीं हो सके हैं। इस वजह से लोगों की यादाश्त सिर्फ ये सीना बसीना MID की बातें चलती हैं या कुछ अखबारात की सुर्खियां किसी के पास महफूज होंगी तो उनको पता होगा। और उसके बाद आपने 2007 की लायर्स मूवमेंट देखी फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के रेस्टोरेशन से भी डायरेक्टली वकला बेनिफिशियरी नहीं है, और वो जो पहली MRD की 80s की तहरीक थी उसमें भी डायरेक्टली वकला बेनिफिशियरी नहीं है। इसमें भी वकीलों का कोई पर्सनल इंटरेस्ट या गेन नहीं है, सवाए इसके कि सिंध के लोगों के हकूक और जो सिंध के हकूक हैं उनको महफूज किया जाए। वैसे जो आपने जिक्र किया कि राना सनाउल्लाह साहब ने कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया, आपको बॉडी लैंग्वेज से, अंदाजे बयां से, उनकी गुफ्तगू से लगा कि वो सीरियस हैं इस मसले को हल करने के लिए, या फिर टाइम बाइंग टेक्निक? सर देखें, टाइम बाय करने के लिए तो हमने कहा कि हमारी तहरीक चाहिए, बिल्कुल शुरुआती फेज है, हमारे पास आज से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक का सारा टाइम मौजूद है। ये तो वफाकी हुकूमत के ऊपर है कि वो इसको कितना सीरियस है हल करने में। मैंने जो महसूस किया उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी थी, और वो मुझे महसूस होता है, और हमें वकील जो है वो गुड फेथ से शुरू होते हैं कि उन्होंने गुड फेथ में हमें राब्ता किया है, वो इसको हल करना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत भी, और बाजार कोई खास चारा भी नहीं है उधर। सर वो जो शर्जील साहब ने बोला है, शर्जील नाम मेमन साहब ने, कि एहतजाज जरूर करें, हम आपके साथ हैं, रोड ब्लॉक ना करें, सिंध के लोगों को कोई मुश्किलात दे रहे हैं, सर वो कह रहे हैं। देखें, हमने एहतजाज अगर हम बैठे हुए हैं रोडों पे तो रोड बाय डिफॉल्ट ब्लॉक हो रहे हैं, उनको खोलने का हमारे पास कोई और तरीका है नहीं। हमने कोई जो लोगों की हम तरफ से हमने पाबंदी नहीं लगाई, न उनको हम रोक रहे हैं। अलबत्ता हमने जरूर ये किया है कि कार्गो की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो नहीं हो रही। हैवी ट्रैफिक आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। थैंक यू सरफराज मेथलो साहब, मैं जानता हूं आपके पास वक्त कम है, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, जज़ाकल्लाह। बैरिस्टर आमिर हसन साहब को भी वेलकम करूंगा फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वीडियो लिंक पे मैं ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आमिर हसन साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। हसनैन मिर्जा साहब, ये जो कैनाल्स का मामला है, इसके ऊपर एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएटेड है, लोगों के सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं, इमोशंस आर रनिंग हाई। पूरी सिंध की आबादी, सिंधु दरिया, सिंध के वासी सब एक आवाज हो गए हैं, बलूचिस्तान भी जुड़ चुका है हमारे साथ। क्या आपको लगता है कि अब भी कैनाल्स बन सकते हैं, और अब भी अगर कैनाल्स बन गए तो क्या होगा? हसनैन मिर्जा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जी हाँ, ये एक बड़ी तवील दर्दनाक एक कहानी है, और ट्रस्ट डेफिसिट एक शिद्दत इख्तियार कर चुका है। आज भी बकौल इरसा के 22 से 24% शॉर्टेज है सिंध में। उसके बावजूद भी तौनसा पंजनद और चश्मा जेलम लिंक कनाल्स वो खुली हुई हैं। हालांकि जब इनका अप्रूवल हुआ था ये भी फ्लड के लिए बनी थी, बट ये जैसे वक्त गुजरता गया, जैसे ज़रूरियात पंजाब की बढ़ती गई, तो इनको रेगुलराइज किया गया। यही बुनियादी खदशा है जो एक प्रीकर्सर है टू एनी डिस्कशन, एनी डिबेट विद द गवर्नमेंट, कि आज आप जो भी वायदा करते हैं, जो भी गारंटी देते हैं, उस पर कैसे एतबार किया जाए जब आपका तारीखी अमल कमिंग अप टू ऑन डेट जो है वो आपके कॉल और फेल में तजाद जाहिर करता है। ऑन द अदर हैंड, मैं शुक्रगुजार हूँ इस इशू का, सिंधु नदी का, जिसने मुआशरे में जितने भी हमारे फ्रैक्चर्स पैदा करके मुख्तलिफ अंसर ने उससे सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की है तारीख में, वो लासानी विरासत हो, मजहबी फ़िकी विरासतें हों, और आपने देखा है सब ने उस पर खूब सियासत की है। ये इशू ऐसा है, आब हयात का इशू, बेसिक बुनियादी जीने का, वजूद का इशू है, जिसने ये सब जो डिवाइड्स थी सोसाइटी में इनको पुर कर दिया है। मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ सिंध के वकीलों को, कराची बार एसोसिएशन के वकीलों को, जिसमें यकीनन सारे सिंधी बोलने वाले तो नहीं हैं। आमिर नवाज वड़ाइद साहब खुद एक पंजाबी बोलने वाले सिंधी हैं, उनके साथ उर्दू बोलने वाले सिंधी मौजूद हैं, आई एम श्योर पश्तो बोलने वाले सिंधी मौजूद हैं,
और उसके साथ सिंध का शऊर खड़ा हुआ है, इकट्ठे बैठे हुए हैं, बबरलों पे ज़बरदस्त एक मुजाहरा हो रहा है। और जो इक़्तिदारी पार्टियां इक़्तिदार के नशे में अंधी थीं, उनकी आंखें इस मसले पे काफी उन्होंने खोली। वैसे मिर्जा साहब, ज़ैन शाह साहब से भी राब्ता हुआ, राना सनाउल्लाह साहब ने राब्ता किया है, उसकी कुछ डिटेल शेयर कीजिएगा। क्या उन्होंने ठोस इकदाम करने की यकीन दहानी कराई है और क्या ज़ैन शाह साहब को उनकी बात पे पूरा यकीन है? जी, सैयद ज़ैन शाह साहब जो GDA के कंपोनेंट पार्टी SUP के सरबराह हैं, उनसे भी राब्ता हुआ। पीर सदरुद्दीन शाह राश्ती साहब से भी राना साहब का राब्ता हुआ है और भी हमारे अकाबरीन हैं जिनके साथ राब्ता हुआ है। हमारी तरफ से उनको यही मैसेज गया है कि क्योंकि GDA इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, हमारे में काफ़ी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं और इंडिविजुअल पॉलिटिकल फिगर्स भी हैं। जब तक हम इकट्ठे होकर मशवरा करके एक दूसरे के साथ तबादले ख्याल करके फिर इनको आगे बढ़ने का और किस तरीके से बढ़ना है उसका हम इंशाल्लाह जवाब देंगे। मगर इस पेशरफ्त को हम खैर मकदम इस हद तक ज़रूर करते हैं कि कम से कम वफाकी हुकूमत ने ये तो माना कि पीपल्स पार्टी का या MQM का यूनिफॉर्म मैंडेट नहीं है। अगर उनके बस में होता, जैसे इलेक्शन की रिजल्ट्स में 61 सीटें हैं नेशनल असेंबली की सिंध में और इन दो पार्टीज ने 100% रिजल्ट बदौलत फॉर्म 47 ली है। मगर आज वाजे हो गया है कि इनका मैंडेट जो है वो सिंध की आवाम पे उसका कोई असर नहीं है। आवाम इनके गिरफ्त में नहीं है, निकल चुकी है और उनके साथ वफाकी हुकूमत अगर बात करना चाहती है तो खुशाइन बात है। मगर एक चीज मैं एम्फसाइज करता चलूं कि जो एहतजाजी तहरीक है ये हतमी नताइज तक जारी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि मुज़ाकरात की खातिर एहतजाज बंद कर दिए जाएं या रोड खोल दिए जाएं और फिर उसका कोई नतीजा निकले ना निकले। बड़ी बदकिस्मत तारीख है पाकिस्तान में कमेटीज की, मुज़ाकरात की। हमने देखा है अमूमन बगैर नतीजा ही वो लोगों की यादाश्त से मिट जाती हैं। लेकिन मिर्जा साहब आपके ऊपर इल्जाम ये लगेगा ना कि आप इस इशू को पॉलिटिकल बना रहे हैं, पॉलिटिकल गेम के लिए चलें। वकील पूरे पाकिस्तान के जुड़ गए हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के अपोजिशन है, जो उनके क्रिटिक्स हैं, वो उन पे इल्जाम ये है कि वो सियासत चमकाने में लगे हैं और उनको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है सियासत करने की। इसका क्या जवाब देंगे सर? अगर मैं अपने जीने के लिए पानी मांगता हूं, आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो मेरा राइट महफूज रखता है, उसके लिए मैं आवाज बुलंद करता हूं और कोई कहता है कि मैं सियासत कर रहा हूं तो बेशक वो बोलता रहे, इस कोई इल्जाम से मेरी आवाज बंद नहीं होगी। हम जी बदीन डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं जो लोएस्ट राइपेरियन है, कोस्टल एरिया है। मैं आपके चैनल को दावत देता हूं, आप आए, हम कोस्टल एरियाज विजिट करेंगे। 0 पॉइंट के विलेज से अहमद राजू यूनियन काउंसिल, मोहम्मद शाह गिराड़ी यूनियन काउंसिल, बुगड़ा मेमर, बेडमी, तो सुमरों की मज़ार, मूसा कीरियों की मज़ार, ये तकरीबन समंदर इनको खा चुका है। मुसलसल दरियाए सिंध में पानी ना आने की वजह से जो इंडस डेल्टा है वो हमारी नजरों के सामने वो मरता जा रहा है। उसके हक के लिए हम बोलते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, कानून और आइन के दायरे में रहते हुए जो कुछ हमारे बस में है हम करते रहेंगे। जिसने जो इल्जाम लगाना है बेशक लगाता है। बिल्कुल ठीक मिर्जा साहब। आमिर हसन साहब, सर जाम खान शोरो साहब सिंध के वजीर आपाशी हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं, और वो बता रहे थे कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ना 3 साल से पानी की 3 शिकायतें पीपल्स पार्टी की लगी हुई हैं, लेकिन ताखीर, नो रिजल्ट्स। अब भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस इशू को CCI में उठाया जाएगा और उससे हम अपनी आवाज उठा पाएंगे, सूबा सिंध अपनी आवाज उठा पाएगा, अपनी रिजर्वेशंस पुट अप कर पाएगा। जबकि जाम खान शोरो साहब ने यह भी बताया कि वाटर अकॉर्ड के ऊपर तो 2003 से ही अमल नहीं हो रहा है, इतनी पुरानी बात हो गई है। तो सोच लीजिए 22 साल से वाटर अकॉर्ड पे अमल नहीं हो रहा है, अब कैनाल के ऊपर आवाज उठाई जा रही है। डोंट यू थिंक ये एक बड़ी वजह है ट्रस्ट डेफिसिट की? पीपल्स पार्टी के ऊपर एतमाद का कुछ फुकदान पाया जाता है जिसकी वजह से वकील, सिविल सोसाइटी एहतजाज करने पे उतर आई है ताकि अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकें। बैरिस्टर आमिर हसन साहब। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये पीपल्स पार्टी पे कोई अदम एतमाद नहीं है या एतमाद के फुकदान की बात नहीं है। ये एक इशू है जिसे सिंध के अवाम ने बड़ा सेंसिटिव इशू है और उसे उन्होंने लिया है। अब इस इशू के अंदर पीपल्स पार्टी को जो मैंडेट सिंध के अवाम ने दिया है, जो कि सबके सामने है, और
दोबारा भी इलेक्शन हुए हैं चंद दिन पहले, उसमें भी उसका इरादा किया है। तो पीपल्स पार्टी उस जिम्मेदारी के साथ उसे निभा रही है। पीपल्स पार्टी जहां सिंध के अंदर सबसे बड़ी जमात है और कोई मुकाबला नहीं है दूर दूर तक उसका, उसके साथ साथ वो एक वफाकी सियासी जमात है, मुल्क को आइन देने वाली सियासी जमात है। तो उसमें कोई ऐसे इशूज, ये वाटर इशू हो या कोई दहशतगर्दी का इशू हो या सूबों की खुद मुख्तारी का इशू हो, उसे वो सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि सियासत अब हम जानते हैं उसकी क्या है। अब बहुत से वो लोग जिनका सियासत में कोई रोल नहीं है, 70-75 साल से लगे हुए हैं, काउंसलर की सीट जीत नहीं सकते हैं, तो उन्हें तो वो इश्यूज चाहिए होंगे ना सियासत करने के लिए, और करनी चाहिए। हमें एतराज भी इस पे कोई नहीं है उनको। फिर भी सिंध के अवाम ने बड़ा उन्होंने जज्बातीपन दिखाया, तो लोगों ने कभी उन्हें वोट नहीं दिया है, भले वो बड़ी बड़ी बातें बना के करते रहे। लोगों का एतमाद पीपल्स पार्टी के ऊपर है, क्योंकि उन्हें पता है कि पीपल्स पार्टी तमाम इश्यूज को सीरियसली हल करती है। अब ये कैनाल्स का इशू है, बहुत से लोगों को तो अब पता चला, लेकिन सिंध हुकूमत इसके ऊपर पहले से ये मामला उठा चुकी है। और अगर वफाकी हुकूमत इस मुजरमाना गफलत का मुजाहरा ना करती और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाती, जो कि आईनी तकाजा भी है, उसकी एक मुद्दत है, उसके अंदर बुलाना चाहिए। अदरवाइज अगर कोई कंप्लेंट करे या किसी के ऊपर रिजर्वेशन हो तो उस पर भी बुलाया जाता है। और ये बहुत ही, इससे आपको पता चलेगा कि वफाकी हुकूमत क्यों ये हरकत कर रही है। और इस हुकूमत को होश के नाउन लेने चाहिए कि पहले बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशत गर्दी की सूरत हाल है बदतरीन, उसके बाद आप एक सेंसिटिव इशू उठाएं और उन दो सूबों को एक दूसरे के मुकाबले खड़े कर दे, जहाँ पे दहशत गर्दी के इशूज तो नहीं है, लेकिन वहां पे एक ऐसी दहशत गर्दी की जाए, एक ऐसी मुनाफरत पैदा की जाए, एक ऐसी नफरत पैदा की जाए पानी के ऊपर। पानी सबका बुनियादी हक होता है। इंसानी तारीख के आगाज से इसके ऊपर जंगें होती हैं, आज भी होती हैं, हमारे हमसाया मुल्क से हमारी इस पे जंगें हुई हैं, दुनिया भर में होती हैं। अब दो सूबों को अगर इस पे लड़ाने की ये कोशिश है कि मुजरिमाना तौर पे सिंध हुकूमत इशूज उठा रही है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ज्वाइंट सेशन में कह रहे हैं कि इसे हल करे मामले को, और पॉलिटिकल पार्टी बारहा प्रेशराइज कर रही है कि हम गवर्नमेंट छोड़ देंगे, और उसके बावजूद गवर्नमेंट अगर इसे पॉलिटिकल मैनिपुलेशन करे तो ये बड़ी ही मैं समझता हूँ कि इंतहाई घटिया हरकत है। और उसके साथ साथ ये वकला पे ठीक है, वकला का अगर वो समझते हैं तो उन्हें करना चाहिए, बुनियादी हक है वकला, क्योंकि आइन कानून से मुंसलिक होते हैं, तो वो भी अगर इसमें एहतजाज में आइनी और कानूनी तौर पे शरीक होना चाहते हैं हो जाए। बाकी यहाँ पे अभी आपने ये देख लिया इलेक्शन जो हमारा उमरकोट में हुआ, और वहां पे ये सारे लोग मिल गए, PTI, PMLN, JUIF और बाकी तो ये टांगा पार्टियां हैं, इनकी तो क्या बात की जाए। इन सब ने मिल के इलेक्शन लड़ा, क्या हाल हुआ है हमने है, और डबल लीड से पीपल्स पार्टी जीती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिंध के अवाम ने एक दफा फिर फैसला किया है कि आप जितनी मर्जी नफरत क्रिएट करें, लेकिन हमारा इत्तेमाद इश्यूज के रिजॉल्व करने के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, और पाकिस्तान के और सिंध के मसाइल को वफाकी सतह पे दलेरी के साथ उजागर करने पे उनका इत्तेमाद पीपल्स पार्टी के ऊपर है, और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी इस इत्तेमाद पूरा उतरेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिंध के अवाम की मर्जी के खिलाफ कोई मंसूबा पाए। आमीन आमीन आमीन। असद अली शाह साहब को भी वेलकम करना मैं भूल गया था। शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। शाह साहब, आप इस वक्त ये जो एक सिचुएशन कैनाल्स के ऊपर खड़ी गई हो चुकी है पाकिस्तान में, इसको आप कैसे देखते हैं और इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर कैसा देखते हैं? असद अली शाह साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुन रहा था आपके बाकी गेस्ट को भी। देखिए, ये जो कैनाल्स का इशू है, मैं तो समझता हूं कि ये किसी सूबे का भी इशू नहीं है, ये तो बिल्कुल ही एक मैं कहूंगा कि क्या कहना चाहिए, स्टूपिड और बहुत ही गैर मुनासिब और बेवकूफ़ी वाला ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये टेक्निकल मसला भी नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन सेंस का मसला है और सब समझते हैं। बात ये है कि 1991 वाला जो अकॉर्ड है, उसके बाद से अभी तक जो रिकॉर्डेड वाटर फ्लोज हैं, उसमें सिंध में भी शॉर्टेज है पानी की,
पंजाब में भी शॉर्टेज है और बलूचिस्तान में भी जाहिर है शॉर्टेज होगी, क्योंकि जब सिंध से ही जाता है बलूचिस्तान में भी पानी नहीं, तो तीनों सूबों में शॉर्ट है पानी जो है। तकरीबन 18-20% जो है ना एवरेज पानी फ्लड वाटर्स को मिला के भी शॉर्ट है। तो इसी तरीके से पंजाब में भी वहां जरा कम शॉर्टेज है, लेकिन वहां भी 15-16% या 14% जो है शॉर्टेज है। तो अब अगर नए आप कैनाल्स निकाल रहे हैं, और असल में कैनाल्स भी जो बात हम कर रहे हैं वो ये जो ये डेजर्ट एरिया है पंजाब का, चोलिस्तान, क्या नाम है इसका, चोलिस्तान। तो आप ये देखें, ये भी कॉमन सेंस है कि जब आप चोलिस्तान या डेजर्ट को आबाद करेंगे तो एक सेटल्ड जमीन जो है, जो कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से आबाद होती है, उसमें नीचे भी पानी होता है, वो पक्की जमीन होती है, उधर जितना पानी चाहिए होगा तो यहां पर तो आपको 5 या 10 गुना पानी चाहिए होगा। तो अगर ये अज्यूम कर लें पंजाब ये नहरें निकाल रहा है और वो कह रहे हैं कि हम अपने हिस्से का पानी देंगे वहां पर, तो इसका मतलब ये है कि वो पानी अगर चुलिस्तान को आप देंगे तो कहीं और से आप किसी और नहर का, कहीं बावलपुर का या मुल्तान का या शाह साहब पंजाब में तो पहले ही शॉर्टेज है, वहां तो पहले ही पानी कम है, वहां पहले ही शॉर्टेज है, तो वहां का अगर निकाल के देंगे तो उन लोगों को तकलीफ नहीं होगी। और ये क्या मतलब अक्लमंदी की बात है कि आपका, और ये जो हमारी सेटल्ड लैंड है जहां से एग्रीकल्चर होता है, वो तकरीबन एवरेज लैंड होल्डिंग जो है ना वो 10 एकड़ है हमारी। तो वो बेचारे गरीब लोग हैं ज्यादातर, तो उन लोगों का पानी निकाल के यहाँ पर कॉर्पोरेट फार्मिंग आप कर रहे हैं, 1000 एकड़ मिनिमम या 2000 एकड़ मिनिमम लैंड होल्डिंग होगी जिन लोगों को दिया जाएगा, ये कह रहे हैं। जी हाँ। तो अगर तो आप पानी अंडरग्राउंड पानी ले लें या एडिशनल करें तो ये तो फिर अच्छी बात है। कॉर्पोरेट फार्मिंग में कोई ठीक है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन इट कैन नॉट बी डन एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर। ये जो गरीब लोग हैं, जो छोटे काश्तकार हैं, सिंध, जाहिर है सिंध में बहुत ज्यादा कंसर्न इसलिए कि सिंध इज द टेल। सबसे पानी जो मतलब पंजाब और केपी और नॉर्दर्न एरिया से जो बच जाता है वो सिंध में आता है ना। तो अगर वहां से कैनाल्स निकलती हैं तो सिंध को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। जाहिर है सिंध में तो डेल्टा में भी है, जैसे आपने सुना कि वहां भी पानी नहीं जा रहा और सी इंट्रूजन भी हो रही है। तो ये बिल्कुल ही सेंसलेस बात है और ठीक सर, मुझे समझ नहीं आ रही कि चलें आपने इंटेंट आपका अच्छा होगा, कॉर्पोरेट फार्मिंग अच्छी चीज है, लेकिन जब आपको पता चल गया पूरा एक सूबा, और पंजाब में भी काफी हद तक मैं समझता हूँ रिजेंटमेंट है, और जैसे जैसे अवेयरनेस होगी तो पंजाब के लोग भी जो है ना इसके खिलाफ हो जाएंगे। बिल्कुल तो शाह साहब, इसको तो फौरन अनाउंस कर देना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें क्या बातें करेंगे आप? वेल सेड। नेगोशिएशन ये करेंगे? फौरन अनाउंस ना होना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है शाह साहब के क्यों वफाकी हुकूमत सिचुएशन को मॉनिटर करने के बावजूद अभी तक फैसला नहीं कर पाई है, अभी तक ऐलान नहीं कर पाई है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मरियम नवाज साहबा ने 10 अरब का वीट पैकेज दिया है फार्मर्स के लिए, और फार्मर्स का हाल क्या है, एग्रीकल्चर का करंट हाल क्या है, सिंध में भी पाकिस्तान में भी। हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, इस बात में तो कोई शक नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर से जुड़े किसानों का, फार्मर्स का, आबादकारों का हाल क्या है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पानी और कैनाल को डिस्कस करने से पहले यह भी जानना चाहिए कि आज हमारे मुल्क में किसान कहां खड़ा है। वैसे मरियम नवाज साहबा ने 110 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस कर दिया है किसानों के लिए वीट से जुड़े हुए। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी चीजा पॉइंट्स बता देता हूं। जिनकी हाईएस्ट यील्ड होंगी फार्मर्स की डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके लिए इनामात रखे गए हैं। 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, जिसकी सबसे ज्यादा यील्ड आएगी गंदुम पे फी एकड़। सीड्स के लिए 8 अरब रुपए, वेल सोलराइजेशन के लिए 8 अरब रुपए, 9,500 ट्रैक्टर्स के लिए 10 अरब रुपए सब्सिडी, 1,000 ट्रैक्टर फ्री दिए जाएंगे जिसके लिए 2.5 अरब रुपए सब्सिडी। किसान कार्ड से 55 अरब रुपए वो पहले ही निकाल चुके हैं सामान लेने के लिए। मजीद बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन देने का फैसला किया गया है। यकीनन ये बहुत बड़ा पैकेज है। वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम भी चल रहा है 25 अरब रुपए का, जिसमें 5,000 रुपए फी एकड़ हर किसान को दिए जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं मुल्तान के किसानों ने कुछ दिनों पहले ये प्रेशर क्रिएट किया था कि वीट की सपोर्ट प्राइस का ऐलान किया जाए, फिर 15 अरब का पैकेज का अनाउंस किया था मरियम साहिबा ने, फिर अब 15 अरब से वो 110 अरब रुपए हो गया है ताकि किसानों को सपोर्ट किया जा सके। सिंध में किसानों का क्या हाल है? हसनैन मिर्जा साहब, आपसे पूछना चाहूंगा मैं पहले कि आज सिंध के किसान
जो पहले ही पानी के लिए परेशान है, वाटर मैनेजमेंट पानी की आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, LBOD, RBOD, उसके ऊपर भी रोशनी डालिए और किसान का हाल क्या है आज, हसनैन साहब ये भी बताइए हमें। जी देखें, सिंध का काश्तकार जो है वो दोनों बातों में अभी परेशान है। कैनाल्स एंड कॉर्पोरेट फार्मिंग, बदीन ज़िले की बात की जाए तो तकरीबन 5,500 एकड़ एराजी ज़मीन जो मुकामी लोग प्री पार्टीशन उधर बैठे हुए हैं, उनको नोटिस इशू किए गए हैं कि वो वहाँ से खारिज हों, वेकेट हों, और ये कॉर्पोरेट फार्मिंग SIFC के अंडर की जाएगी। पीपल्स पार्टी अगर इस मौक़िफ़ पे क्लियर पोजीशन लेना चाहती है तो मुझे ये नहीं समझ आती कि आफ्टर द 18th अमेंडमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये तो CM सिंध के दायरेकार में है, उन्होंने ये अभी तक अलॉटमेंट्स कैंसिल क्यों नहीं की। अजय, हम दूसरी बात पे एक मुसलसल इस्तेसाल किया जा रहा है काश्तकार का, जमींदार का, हारी का, पूरे पाकिस्तान में, खसूसन सिंध में। पिछले साल 4,000 की रेट अनाउंस की गई परचेज की वीट की सिंध में। हर काश्तकार जानता है कि जो रेट्स थी वो तकरीबन 27-2800 पे जाके वो हुई, और वो भी कई रिश्वतें जेब गरम करने के बाद आज सिंध हुकूमत ने कोई भी सपोर्ट पॉलिसी अनाउंस नहीं की है, कोई पैकेज नहीं है। देयर इज नो सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चरल इनपुट्स। आपका ट्रैक्टर स्कीम जैसे अभी मरियम बीबी ने पंजाब में किया है, ये नहीं है कि हम उनकी पॉलिसी या पैकेज से एग्री करते हैं, बट कम से कम एक कोशिश, एक काविश नज़र तो आती है। मैं तो पूछना चाहूँगा सिंध हुकूमत से कि क्या इधर सिंध में काश्तकार रहता नहीं है, या आप खुद काश्तकार का गला घोंटना चाह रहे हैं? ऐसा क्यों है कि इधर हमने कोई पॉलिसी ही नहीं दी है? ये क्या नेशनल फूड सिक्योरिटी का मेजर कंपोनेंट सिंध नहीं है? क्या 50% हम पाकिस्तान का कॉटन का आउटपुट प्रोडक्शन अब सिंध में नहीं करते? 40% वीट सिंध प्रोड्यूस नहीं करता? खसूसन सिंध के काश्तकार को एक समझे कि एक यतीमी की हालत में छोड़ दिया है टू मार्केट फोर्सेस। वैसे मुराद अली शाह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा अच्छा मशवरा दिया मिर्जा साहब। वो कहते हैं कि हम अपनी 30% पैदावार यील्ड्स बढ़ा सकते हैं बाय इंप्रूविंग आवर प्रैक्टिस। उन्होंने एग्जांपल दी, पाकिस्तान में जो गंदम पैदा होती है फी एकड़ वो 30 से 35 मन फी एकड़ होती है, भारत में 50 मन फी एकड़ होती है, चीन में 60 से 65 मन फी एकड़ होती है। अगर हम अपनी पैदावार बढ़ा दें तो हमारी आबादकारी और हमारी एक तरीके से जमीन की आबादी भी बढ़ जाएगी 30% के हिसाब से। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल हसनैन साहब? 100% इट इज पॉसिबल। काफी तौर तरीके हैं, बट सवाल तो ये है कि इज इट पॉसिबल विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट? मुराद शाह साहब ने इतना जबरदस्त मशवरा दिया है, तो इस मशवरे पे अमल कैसे करना है वो भी रास्ता हमें बता दे। आपके पास सीड वेरिफिकेशन क्या है, सीड क्वालिटी क्या है? इंडिया ने बहुत इस पे काम किया है थ्रू द यूनिवर्सिटीज, थ्रू द टेक्निकल एडवाइजरी एंड फार्मर आउटरीच। आपके पास कोई फर्टिलाइजर सर्टिफिकेशन, फर्टिलाइजर क्वालिटी, हमारी ज़मीनें असासी हैं, अल्कलाइन हैं, फिर भी हमें उसमें DAP डालने का अवेलेबिलिटी DAP की है जो एक एक्सट्रीमली अल्कलाइन वो है एंड यील्ड ड्रैग क्रिएट करता है। जो हमें मोनोअमोनियम फॉस्फेट फॉर एग्जांपल एसिडिक फर्टिलाइजर्स चाहिए, उस पर कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है। पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स सब में 2 नंबरी है। किसका काम है? ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम नहीं है कि उसको क्वालिटी अश्योर किया जाए। देयर इज एक्सेस टू मार्केट्स। अब सेसमी का लास्ट ईयर बड़ा एक बुरान पैदा किया गया था हाथ से, मैं समझता हूँ, ना उसकी प्रॉपर सीड अवेलेबल थी, ना वो थी। एग्री एक्सटेंशन वाले आके जमींदारों को बोल रहे थे कि इसमें बड़ा आपको नफा होगा, लगाया गया, ऑलमोस्ट 90% एकरेज इंक्रीज हुआ था 1 साल में, और वही सारा टोटल लॉस हुआ जमींदार को। एंड टाइम पे वो ट्रेनिंग नहीं थी, वो प्रॉपर इनपुट्स नहीं थे, एंड वो क्रॉप में टोटल लॉस हुआ। लिहाजा मुराद शाह साहब, आप शायद भूल गए, आप चीफ मिनिस्टर सिंध हैं और ये आपके ही दायरेकार में है, आपके ही इख्तियार में है। हमें बिल्कुल अपनी पैदावार बढ़ानी चाहिए। वो बढ़ाने का तौर तरीका, रास्ता और फैसिलिटेशन आप ही देंगे, हम मुंतज़िर हैं। गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है। असद अली शाह साहब, आपकी नजर में आज के किसान का हाल और वीट पैकेज, मैंने आपको मरियम नवाज साहबा का बताया, आपकी नजर में सिंध के अंदर भी कोई पैकेज अनाउंस होना चाहिए और अनकरीब होगा या नहीं होगा? आपका इस पे क्या राय है असद अली शाह साहब? देखिए जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि फार्मर्स को सपोर्ट करनी चाहिए। एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही फंडामेंटल है हमारी इकोनॉमी के लिए। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द GDP उस पर डिपेंड करता है और बहुत सारे लोग उस पर डिपेंड करते हैं। तकरीबन 40% लोगों की एम्प्लॉयमेंट और रोजगार जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उससे भी ज्यादा हमारा जो सर्विसेज सेक्टर है,
हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। बाकी तो दुनिया में एग्रीकल्चर को सब्सिडाइज किया जाता है। यूरोपियन यूनियन में फॉर इयर्स हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इसी तरीके से अमेरिका में फार्मर जो है जहां सिर्फ 1% है उनको भी वहां सब्सिडी मिलती है। इंडिया में तकरीबन मैंने 2-3 साल पहले देखा था, अभी करंट मैंने नहीं देखा, लेकिन तकरीबन 10-12%, 7-8% तो कम से कम ऑफ द GDP जो है वो सब्सिडाइज किया जाता था। पाकिस्तान में कोई सब्सिडी नहीं है सिवाय फर्टिलाइजर के, और वो फर्टिलाइजर पे भी जो सब्सिडी है वो इफेक्टिवली जो शेयर होल्डर्स हैं और जो ओनर्स हैं उनके पास चली जाती है, फार्मर को पास नहीं होती। तो वो सब्सिडी जो है, गैस जो सस्ती देते हैं वो भी डायरेक्ट सब्सिडी देनी चाहिए। और ये एक जो प्रोटेक्शन, ये मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने भुट्टो साहब के ज़माने में ये शुरू हुआ था, सपोर्ट प्राइस, और इसने अच्छा खासा एक सपोर्ट प्रोवाइड करता था फार्मर को। एक ये वजह है कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जो है वो 70 की दहाई से फार्मर्स जो हैं प्रो पीपल्स पार्टी रहे हैं। इवन पंजाब में भी टू सम एक्सटेंट उसका इम्पैक्ट है, सिंध में तो बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है। ये अब अनफॉर्चुनेटली ये IMF के कहने पे और बगैर सोचे समझे ये इन्होंने सपोर्ट प्राइस सिस्टम और प्रोक्योरमेंट वीट से भी विड्रॉ कर लिया है, पहले कॉटन से भी विड्रॉ कर लिया है। तो इससे तो तकरीबन 2 साल में मेरा एस्टीमेट है कि 600 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। और जाहिर है पंजाब में मेजर इम्पैक्ट तो वहाँ है, तो उधर चीफ मिनिस्टर ने जो ये कुछ पैकेज दिया है, ज़्यादातर तो मेरे ख्याल में मतलब इनडायरेक्ट और कुछ डायरेक्ट सब्सिडी भी है, लेकिन जो नुकसान है फार्मर को उससे ये बहुत कम है, पूरा कॉम्पनसेट नहीं होगा। बहरहाल कुछ उन्होंने कॉम्पनसेट किया है, तो मैं समझता हूँ सिंध में भी देना चाहिए, लेकिन ये हल नहीं है। मेरा अपना ये ख्याल है कि इसको रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि वीट जो है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक क्रॉप है। सारा मसला पैदा हुआ पिछले साल केयर टेकर्स के जमाने में, बहुत सारी जो वीट इंपोर्ट कर ली थी और उस पर बहुत सारा पैसा लगा दिया था, और उसके बाद फिर अनाउंस करके गवर्नमेंट्स ने, सिंध गवर्नमेंट ने भी और पंजाब गवर्नमेंट ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया हुआ था, वहां 3,900 और यहाँ 4,000 रुपीज पर माउंट के हिसाब से, और वो फिर कमिटमेंट पूरी नहीं की। दैट इज वेरी वेरी बैड। मतलब ये कि गवर्नमेंट एक अनाउंस करके और उसको पूरा ना करे, तो ये एक किस्म का धोखा हुआ आम लोगों के साथ और किसान के साथ, और इस उसकी कंपनसेशन देनी चाहिए। पहली बात तो ये कि उसकी, और फिर ये वीट प्रोक्योरमेंट का ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये जो पंजाब चीफ मिनिस्टर दे रही हैं, बट कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बिल्कुल शाह साहब, बिल्कुल शाह साहब। आमिर हसन साहब, आपकी नजर में आज के किसान का हाल क्या है? देखिए, अगर तो मैं पंजाब में बैठ के बात करूं तो पंजाब के अंदर तो किसान सरापा एहतजाज है, और हमेशा किसान हो, सरकारी मुलाजमीन हो, मजदूर हो या निचला तबका हो, इसके लिए हमेशा आज भी अगर आए पीपल्स पार्टी के वोट्स तो शायद उस तादाद में पंजाब के अंदर दिखाई नहीं जाते हैं, लेकिन जितने भी आपको एहतजाज क्लर्क्स के नजर आएंगे, सरकारी मुलाजमीन, महकमा सेहत वाले इतने दिनों से यहाँ पे लाहौर में बैठे हैं, तो वहाँ पे जो उनके एहतजाज में शरीक होती है जमात के, जिसे बुलाया जाता है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जिस तरह अभी शाह साहब भी फरमा रहे थे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर प्रो फार्मर किसान या हारी की जो फेवरेट जमात है हर सूबे के अंदर, और बिलखसूस सिंध के अंदर या किसी हद तक पंजाब के अंदर, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है और है। और उसकी वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसान दोस्त, हारी दोस्त पॉलिसीज है। अब ये जो पंजाब के अंदर गंदम की फसल के साथ जो हुआ है, जिस तरह इन्होंने भी बताया, बड़े इश्यूज यही हैं। एक तो सब्सिडी जो दी गई थी उसे खत्म किया गया, लेकिन उससे बढ़ के जालिमाना ये हुआ कि जो टैक्स इम्पोज किया गया है IMF के कहने पे ज़राअत के ऊपर, ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद करने के मुतरादिफ है। आपकी ज़राअत के ऊपर मुनसर है मईशत, लेकिन जब भी PMLN की हुकूमत आती है, क्योंकि ये मिल दोस्त हैं और सरमायादार दोस्त हैं,
इनकी हुकूमत हमेशा से रही है, या बड़ा कारोबारी तबके के साथ इनके ताल्लुकात हैं, तो ये ज़राअत को हमेशा इनकी प्रायोरिटीज में शामिल नहीं होती है, तो इसलिए इनकी पॉलिसीज कभी भी इनके साथ मेल नहीं खाती। अभी जिक्र हुआ इमदादी कीमत का, भुट्टो साहब ने तो शुरू की, लेकिन आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की 2008 में हुकूमत आई तो शोर यहाँ मचता था कि शेर आटा खा गया, और फिर ये जब ये मुशर्रफ के दौर में भी ये हाल रहा, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे इमदादी कीमतें मुकर्रर की अजनास की, और उसके साथ आपका ना सिर्फ गंदम, उसके साथ साथ कपास के ऊपर जिस तरह आपकी रिकॉर्ड पैदावार भी हुई और किसान और हारी आसूदा हुआ। अब ये रिकॉर्ड की बात है, फिगर्स की बात। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी के महज ये कह देने से कि हालात बुरे हैं और लोग पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़ के अगर पीएमएलएन को किसान दोस्त या हारी दोस्त कहेगी, तो ये जरा मशवरा जाके किसानों से और हारियों से करे और पंजाब आगे भी देखते। तो मैं ये समझता हूँ इस किस्म के जो पैकेजेस होते हैं ये आपके इश्तहारात के लिए अच्छे होते हैं, टिकटॉक्स के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अगर आप देखें तो किसान, पंजाब का किसान इस वक्त बहुत ही बुरी हालत में है। और ये मामला मईशत के अंदर ज़राअत को अहमियत ना देना, और दूसरा ये पानी का, ये हम पंजाब के लोग ये समझते हैं कि सिंध का तो इशू है और हम उसे सपोर्ट भी करते हैं जहां तक उनके नहरों की बात है, लेकिन ये पंजाब के लोगों को कौन सी जरी जमीनों को गैर आबाद किया जाएगा, ये अभी तक पंजाब हुकूमत बता नहीं रही है। ठीक सर, नए सिरे पे ये बात करना चाह रहे हैं कि जी हम बंजर जमीन को आबाद करना चाह रहे हैं, लेकिन जो आबाद जमीन को बंजर करना चाह रहे हैं उसके बारे में तो बात करते नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है बैरिस्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से ऑप्शन को आगे बढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी सीसीआई का मुतालबा तो करिए, सीसीआई में तो 3 साल से पानी के और भी केसेस सिंध के रखे हुए हैं, उन पे कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई, आज इस केस में सुनवाई कैसे होगी। नैन मिर्जा साहब, आप माशाल्लाह से आबादगार भी हैं, आप एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हैं बदीन के अंदर। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि कैनाल्स का मसला अगर सीसीआई में उठाया जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा, जबकि सीसीआई के अंदर 3 सालों से पीपल्स पार्टी के दीगर कंप्लेंट्स भी पानी से जुड़ी हुई हैं और जिनको सॉल्व नहीं किया जा रहा। क्या आपको लगता है कि सीसीआई इज द सॉल्यूशन? और दूसरा सवाल जो कनेक्टिंग में आपसे पूछना चाहता हूं कि करंट पाकिस्तान में आप वाटर मैनेजमेंट को कैसे देखते हैं? क्या हम आज पानी के लिए परेशान इसलिए हैं कि हमें पानी को इस्तेमाल करने का तरीका आता नहीं है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है? आपकी नजर क्या है इसके ऊपर सर? जी देखिए, सीसीआई यकीनन एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है और उस कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम का हर 3 महीने में इजलास होना है, जो मुसलसल जब से पीडीएम की 1 और 2 हुकूमत जुड़ी है तो एक भी इजलास नहीं हुआ है। ये बात सही है कि इमरान खान के दौर में भी जो आईनी रिक्वायरमेंट है, जिस तवातर से ये मीटिंगें होनी है उस हिसाब से नहीं होती रही, बट बहरहाल एक वो होना चाहिए। ये जो कैनाल्स का जो इशू है, जो हमारा जो मसला है, वो हाउसएवर वो एम्बिट ऑफ सीसीआई से भी ऊपर है। ये आर्टिकल 9 का, हमारे फंडामेंटल राइट टू लाइफ का ये मसला है। कोटड़ी बैराज के तकरीबन कमांड एरियाज का जेर ज़मीन जो पानी है वो दैट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इंतहाई खारा है, ना वो हमारे जानवर इस्तेमाल कर सकते हैं ना हम खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारी मईशत का सिर्फ मसला नहीं है, मगर ये हमारे वजूद का मसला है, और ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनकी प्रेसिडेंस है अबव द क्लॉजेज, जिसके तहत इरसा बना है, जिसके तहत सीसीआई बनी है। ये हमारा बुनियादी पीने का पानी का मसला है। और आप मुझे बताएं, कराची शहर जो 70% कंट्रीब्यूशन देता है आपके टैक्स रेवेन्यू में और 70% पानी ड्रॉ करता है रिवर इंडस से कोटड़ी बैराज के मुकाम पे, आप कराची का भी पानी बंद करोगे, गला घोंटोगे। तकरीबन 10% पाकिस्तान की पॉपुलेशन शदीद पीने के पानी के हवाले से मुतासर होती है इस कैनाल्स प्रोजेक्ट से, लिहाजा दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड दे मस्ट बी स्टॉप फोर्थविथ। रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मैनेजमेंट की तारीख रही है, देखिए मेरे पास बदीन ज़िले में ये पहला साल नहीं है कि लोग रोडों पे एहतजाज कर रहे हैं, ये मुसलसल हमारा 5वां साल है। हर साल हम देखते हैं, इवन जब दरिया में फ्लड की सिचुएशन आ जाती है बाय लेट अगस्त सितंबर, तब भी मेरे पास मेरे टेल एरियाज में पीने का पानी नहीं होता। शदीद करप्शन की नज़र है ये महकमा। अपाशी खाता जो है, वाटर पानी बेचा जाता है सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, डेवलपमेंटल स्कीम्स बेची जाती हैं या कागज़ों में बनती हैं, सरजमीन पे काम बहुत ही नाकिस होता है और उससे सिर्फ हमारी तकलीफ़ों में इजाफा होता जा रहा है।
डेल्टा रीजन की जो डेग्रेडेशन है वो कोई 1 साल या 2 साल से नहीं, आप मुसलसल पिछले 20-25 साल का अगर वो देख लें तो जो मिस डायरेक्शन या मिस यूज है पानी का, डेल्टा को स्टाफ करके जिस तरीके से तबाह किया गया है, हमारी फिशरीज तबाह हो चुकी हैं, नेचुरल हैचरीज तबाह हो चुकी हैं, मैंग्रोव प्लांटेशंस तबाह हो चुकी हैं, जो हमारा वाहिद नेचुरल डिफेंस है किसी समुद्री तूफान की खुदा नखास्ता हालात में। और आपको लगता है वजीर आजम सीरियस है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? मेरे पास आखिरी 20 सेकंड बचे हैं हसनैन साहब। जी देखें, ये बहुत बड़ा इशू है एंड आई होप कि वो सीरियस हों। आज राणा सनाउल्लाह साहब ने उनके बिहाफ पे रीच आउट किया है। मैं चाहूंगा कि हमें इस्लामाबाद बुलाने से बेहतर है कि वो इधर आए, वो बदीन आए या हैदराबाद आए, उधर बैठें और स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्शन करें तो फर्स्ट हैंड ऑन ग्राउंड एटलीस्ट उनको हकायक से तो ब्रीफ किया जा सके। वेल सेड, थैंक यू सो वेरी मच हसनैन मिर्जा साहब, आपके कीमती वक्त के लिए। व्यूअर्स, प्रोग्राम का वक्त है, अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर मुझे जरूर दीजिएगा। आई सी यू टुमारो, अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।